गुड मॉर्निंग। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे यूपीएसआई का फॉर्म डाले होंगे और कुछ बच्चे यूपीपी का भी फॉर्म डालेंगे। एक बात बता दें, यूपीएसआई का जो सिलेबस है लगभग सेम ही यूपीपी का भी सिलेबस है। तो खासकर जिन लोगों ने यूपीएसआई का फॉर्म डाला है और जो लोग पेपर की तैयारी में लगे हुए हैं उनको बता दें, पहली बात तो आप अपने आप को मोटिवेट रखिएगा। आप जैसे भी हो, आपके जैसा पूरे विश्व में कोई नहीं है। आप यूनिक हो पूरे विश्व में। और आप मोटिवेट होकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। और एक बात जानते रहिएगा, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी तभी हो सकती है जब आप खुद को मोटिवेट रखें और एक योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करें। और योजना आप तभी बना सकते हैं जब आप जिसका फॉर्म डाले हो उसका पूरा सिलेबस आपको पता हो कि क्या क्या पूछा जाएगा और हमें क्या क्या पढ़ना है, हमारे अंदर क्या कमज़ोरी है, उस कमज़ोरी को पहचानना है और उसको दूर करना है। दूसरों से अपनी कमज़ोरी ना पूछें, आप अपनी कमज़ोरी खुद पहचानें और उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करें और बेस्ट बनने की कोशिश करें। और अपनी कमज़ोरी पहचानने का एक ही तरीका है कि जिस चीज़ का आप फॉर्म डाले हो उस चीज़ का बाज़ार से प्रैक्टिस सेट लाओ और प्रैक्टिस सेट हल करो। जब आप प्रैक्टिस सेट टाइम सेट करके सही समय पे हल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, कैसे क्वेश्चन गड़बड़ कर रहे हो। फिर आप किताब खोल के उन टॉपिकों को अच्छे से पढ़ लो, फिर आप फिर से प्रैक्टिस सेट हल करो। देखो कितना सुधार होता है। कहने का मतलब ये है कि सभी एग्ज़ाम का एक ही इलाज है। जैसे आप युद्ध में जाते हो तो आपके पास हथियार होना चाहिए, बिना हथियार के आप युद्ध नहीं लड़ सकते। वैसे ही आपके एग्ज़ाम का जो हथियार है वो प्रैक्टिस सेट है। जितना भी हो सके जितना करेंगे उतनी तैयारी होगी, उतना मजबूत आपका दिमाग होगा। एग्ज़ाम में आपका दिमाग फ्लैक्चुएट नहीं होगा, किसी क्वेश्चन पे बार बार कन्फ्यूजन नहीं उत्पन्न करेगा और सही आंसर पर पहुंच जाएंगे। तो सही आंसर पे पहुंचने के लिए आपको एक योजना बनाना पड़ेगा और योजना बनाने के लिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो में हम एसआई का सिलेबस डिस्कस करते हैं। हमने एसआई का परीक्षा हमने खुद पास किया है, इसलिए थोड़ा सा हम आपको बताएंगे आप कैसे इस सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो और कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हो। और जो लोग यूपीपी की भी तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये सिलेबस समझना ज़रूरी है, क्योंकि यूपीपी का भी जो सिलेबस है सेम ऐसा ही है, बस उसका लेवल थोड़ा लो है। चलिए फिर डिस्कस करते हैं यूपीएसआई के सिलेबस पर। पहली बात तो ये जानते रहिएगा कि इस बार जो संख्या है पदों की वो है 9,534 पदों पर भर्ती होगी। दूसरी बात ये जानते रहिएगा, परीक्षा ऑफलाइन नहीं होगी, परीक्षा ऑनलाइन होगी। इस बार की जो परीक्षा होगी, पिछली बार भी परीक्षा ऑनलाइन हुई थी और इस बार भी परीक्षा जो लिखित परीक्षा होगी ऑनलाइन होगी। ऑफलाइन के चक्कर में मत पड़िएगा। उसके बाद परीक्षा के बाद आपका दस्तावेज का सत्यापन होगा, उसके बाद बहुत सारी प्रक्रिया आगे समझते हैं। और दूसरी बात, एक बात जानते रहेगा, कुल अंक जो हैं वो 400 मिलेंगे आपको। क्वेश्चन कितने होंगे? 160 क्वेश्चन होंगे और अंक आपको कितने मिलेंगे? 400 नंबर का होगा टोटल। और क्वालिफाई क्या है कि कम से कम ये 4 सिलेबस में बटा हुआ है, 4 भागों में बटा हुआ है और हर भाग में आपको 35% अंक पाना अनिवार्य है। और कुल मिलाकर मतलब कि कम से कम आपको 35% अंक पाना अनिवार्य है और कुल मिलाकर मतलब चारों का मिलाकर कुल मिलाकर 50% अंक मतलब 400 नंबर का है, तो कम से कम 200 नंबर आपको पाना अनिवार्य है। मतलब समझ रहे हैं कि 40-40 क्वेश्चनों का पैटर्न होगा और 4 भागों में बटा होगा, तो इसका मतलब 160 क्वेश्चन हो जाएंगे और प्रत्येक पैटर्न पर आपको 35% मतलब 40 क्वेश्चन का 35% अंक आपको लाना पड़ेगा। दूसरी बात, चारों पैटर्न मिलाकर जो आपको 400 नंबर दिए जाएंगे, ऊपर हमने आपको बताया कुल मिला के 400 अंक मिलेंगे, उस 400 का कुल मिलाकर आपको 50% पाना है, मतलब कि 200 नंबर लाना ही है। मतलब किसी में कम भी हो गया तो चलेगा, दूसरे में आप ज़्यादा बना लीजिएगा, इस हिसाब से आपको 200 तक पहुंचना है। अगली बात, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है? तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब नकारात्मक नहीं है, मतलब आपको आपके नंबर नहीं माइनस किए जाएंगे। जानते रहिएगा, परीक्षा ऑनलाइन होगी, 400 अंकों की होगी, जिसमें सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, मतलब 4 विकल्प होंगे, उसमें से कोई एक सही होगा और हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा और कुल 160 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न 2.5 नंबर का होगा और कुल 160 प्रश्न होंगे, तो कुल 400 नंबर आपको मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा। और परीक्षा जो है 2 घंटे की होगी, मतलब 120 मिनट में आपको 160 प्रश्न हल करने होंगे। अगली बात, क्या इसमें नकारात्मक है? तभी आपको बताया कि गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं कटेगा। और इसमें जो हिंदी वाला पेपर है वो केवल हिंदी में रहेगा, बाकी जीएस, मैथ, रीजनिंग ये सब हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेंगे। इधर देखिएगा आप,
जो सामान्य हिंदी है 40 क्वेश्चन रहेंगे उसके और 100 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का तो 100 नंबर मिल जाएगा। 40 दूना 80 और 2.5 गुणा करेंगे 100 नंबर आएगा। हिंदी 40 क्वेश्चन 100 नंबर का। संविधान और मूल विधि, संविधान और मूल विधि, सामान्य ज्ञान, इसमें क्या क्या पढ़ना है आगे डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हिंदी में क्या क्या पढ़ना है वो भी आगे डिस्कस करते हैं। सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है, अगर सिलेबस नहीं जान पाए तो क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो संविधान, मूल विधि और सामान्य ज्ञान से 40 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 100 नंबर से 100 नंबर यहाँ भी मिलेंगे। टोटल 2 घंटे आप जानते हो। इसके अलावा रीजनिंग 40 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के और गणित के भी 40 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के। देखेंगे आप तो कुल 160 क्वेश्चन रहेंगे कुल 400 नंबर, क्योंकि 4 पार्ट में बटा है तो 100 करके 4 बार तो 400 हो जाएगा। तो 160 क्वेश्चन 2 घंटे में 400 नंबर मिलेगा आपको। 50% कुल मिला के लाना अनिवार्य है। और किसी एक सब्जेक्ट में, जैसे ये 40 क्वेश्चन है तो किसी एक में कम से कम आपको 35% पाना अनिवार्य है और 50% कुल पाना अनिवार्य है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। आगे इसका सिलेबस समझते हैं हम। शायद ये 35 वाला, एक मिनट, शायद ये 35 वाला आप नहीं समझ पाए, हम आपको बताते हैं। जैसे कि ये रीजनिंग है, रीजनिंग में 35% पाना अनिवार्य है का मतलब क्या है कि रीजनिंग में आपको 100 नंबर मिलेंगे। 100 नंबर का अगर 35% निकालोगे तो कम से कम रीजनिंग में आपको 35 नंबर मिलना चाहिए। अधिकतम कुछ भी मिले कोई मैटर नहीं करता, लेकिन कम से कम 35 नंबर मिलना चाहिए। और चारों का मिलाकर कम से कम 200 नंबर तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि चारों का मिलाकर 400 नंबर का पेपर है तो कम से कम आपको 200 नंबर मिलना चाहिए। और किसी एक में अगर कम भी हो गया तो कम से कम 35 नंबर मिलना चाहिए, तभी आप क्वालिफाई होगे, नहीं तो क्वालिफाई नहीं होगे। हिंदी से आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो प्रसिद्ध कवि लेखकों के बारे में आपको पढ़ना है, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ना है। हिंदी के क्षेत्र में जैसे भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, तो ये सब आपको हिंदी की भाषा के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनको खोज के पढ़ना पड़ेगा। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के जो हिंदी का विकास हुआ है, आपको लूसेंट का जो हिंदी लेंगे तो उसमें शुरू में ही मिलेगा ये सब, तो उनके बारे में पढ़ना होगा। हिंदी व्याकरण पढ़ना होगा, आप पढ़े होंगे कंठ, तालव्य, ये सब ध्वनियाँ जो हैं इनके बारे में पढ़ना होगा, तो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत ये भी आ जाएंगे। इसके अलावा आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी, विलोम शब्द विलोम जानते होंगे, पर्यायवाची आप जानते होंगे, एक शब्दों के लिए अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के अनेक अर्थ निकलते हों, तत्सम तद्भव, वाक्यांशों के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, लोकोक्तियाँ और मुहावरे। और इसके अलावा शुद्ध वर्तनी वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द और अशुद्ध वाक्यों को पहचानने के लिए आएगा। लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, विशेष, काल, वाच्य, ये सब, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय, ये सब आपको, अगर आप लूसेंट वाला भी ले लेंगे हिंदी का बुक तो उसमें ये जितनी चीज़ें यहाँ दे रखा है सब मिल जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, सब मिल जाएगा, बस आपको पढ़ना है। इसके अलावा हिंदी में आपको संधि, समास, विराम चिन्ह, रस, छंद, अलंकार, ये सभी मिल जाएंगे। देखिए, आपको कोई बुक नहीं खरीदना है, आपको केवल लूसेंट वाली हिंदी का बुक खरीद लेना है। ये जितने चीज़ें यहाँ पर हिंदी में पूछने वाला दिया गया है सब के सब उसमें मिल जाएंगे। 1-2 बार पढ़ लेंगे, और अगर 1-2 बार भी अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप 40 में 40 सही कर सकते हो। एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, वो 40 में 40 का मतलब कि 40 क्वेश्चन करेंगे 100 नंबर मिलेगा, मतलब कि 100 में 100 सही कर सकते हो। और मांगा कितना है, केवल कि कम से कम आप 35 पा सकते हो। हिंदी में आपको हिंदी में नंबर खींचना है, और हिंदी में खींच के कम से कम आपको 80 नंबर लाना है, क्योंकि पेपर पास करने के बाद फाइनल मेरिट में भी आपको आना है। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका नंबर उठा सकता है, इसलिए हिंदी पे पर्याप्त मेहनत करिए, उसको मत छोड़िएगा। अगर बात गणित की करें तो गणित में क्या पूछा जाएगा, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। संख्या पद्धत, आप कोई भी मैथ की बुक लिए होंगे तो शुरुआत संख्या पद्धति से ही होती है। सरलीकरण, लसा मासा, जनरली ये पढ़ते रहते होंगे। तालिका, ग्राफ, आप पाई चार्ट पढ़े होंगे, मैं आपको बताता हूँ। आप देखे होंगे ऐसे दंडारेख दिए रहते हैं और इनमें से क्वेश्चन आता है, या फिर पाई चार्ट दिया रहता है, उसको कई भागों में ऐसे बांटा रहता है, यहाँ 30 अंश, यहाँ 45 अंश, यहाँ 60 अंश, ऐसे करके दिया रहता है, तो ये पाई चार्ट के अंतर्गत आता है। तो इनसे क्वेश्चन आएंगे। दशमलव अंश से क्वेश्चन आएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज, साझेदारी, लाभ हानि, काम और समय, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, और मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में घन, घनाभ, बेलन, शंकु, ये सब आप सुने होंगे, तो इन सब से क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा साधारण ब्याज, औसत, समय, काम समय और दूरी, ये इतना सिलेबस है। अगर ये सिलेबस भी तैयार कर लें आप, ये सिलेबस भी अगर आप तैयार कर लें, टेबल्स, ग्राफ, उपयोग, क्षेत्रमिति, ज्यामिति, अंगणित, संगणनाएं, विविध, मतलब क्षेत्रमिति मतलब क्षेत्रफल, ज्यामिति में आपको त्रिभुज, बहुत सारी जो त्रिभुज होता है, घन, घनाभ, गोला, ये सब सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। तो
ये भी आपको सब के सब मैथ की बुक में, कोई भी मैथ की बुक ले लीजिए, उसमें आप एच डी यादव का ले लीजिए, ये समस्त चीज़ें उसमें उपलब्ध हैं। एच डी यादव की बुक, एक बार ये टॉपिक ढूंढ कर, जो टॉपिक मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये टॉपिक ढूंढ के बहुत डीपली नहीं, हल्के में ही पढ़ लीजिएगा, आप ढेर सारा क्वेश्चन कर जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, हिंदी नंबर उठाएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको हिंदी पे ज़्यादा मेहनत करना है। अगला जो टॉपिक था उसमें मूल विधि और संविधान है, आपको संविधान भी पढ़ना पड़ेगा और मूल विधि भी पढ़ना पड़ेगा। संविधान के अंतर्गत आपको उद्देश्य का, संविधान का उद्देश्य मतलब आपको उद्देश्य का मतलब जो प्रस्तावना है वो जानना होगा। प्रस्तावना के बारे में क्या क्या क्वेश्चन, कौन कौन से विवाद हुए थे उसको लेकर, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता कि नहीं, ये सब तमाम विवाद हुए थे, ये सब पढ़ना होगा। प्रस्तावना आपको याद होना चाहिए, क्योंकि प्रस्तावना के अंदर से क्वेश्चन आते हैं। जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसमें उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म की उपासना, तो ऐसे दिया सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय। तो न्याय की बात कितनी बार हुआ है, तो आप जब प्रस्तावना पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर ही क्वेश्चन समाहित रहता है। तो प्रस्तावना थोड़ा सा तो याद होना चाहिए। प्रस्तावना हो गया। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संघीय कार्यपालिका, विधायिका। संघीय कार्यपालिका मतलब केंद्र की कार्यपालिका जो संसद करती है, एवं विधायिका मतलब कि जो वो कानून बनाती है। उसके अलावा राज्य की कार्यपालिका और राज्य की विधायिका, ये भी पढ़ना पड़ेगा। सेम जो संसद का काम होता है वही राज्य का भी होता है। अगर आप संसद समझे हो तो राज्य अपने आप सही हो जाएगा। तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा संविधान के अंतर्गत। संवैधानिक अनुसूचियाँ जो हैं, जो अनुसूचियाँ आप पढ़े होंगे, अनुसूची 1, अनुसूची 2, ऐसे 12 तक है अनुसूचियाँ। भारतीय सेवाएं एवं चयन पद्धति मतलब कि भारत की सेवाओं में चयन पद्धति क्या है, जैसे यूपीएससी, एसपीएससी मतलब कि संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के इनके अध्यक्षों की नियुक्ति या फिर इनको हटाना, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको। आपात उपबंध मतलब जो आपातकाल लगता है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रदेश की सरकारों का गठन कैसे होता है, कानून बनाने का अधिकार, न्यायपालिका के बारे में आपको मतलब सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय इंपॉर्टेंट है और उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट इंपॉर्टेंट है। अधीनस्थ कानून बनाने का जो अधिकार है। न्यायपालिका मतलब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय आपको पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। अधीनस्थ न्यायालय मतलब डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के बारे में मत परेशान होइएगा, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। स्थानीय शासन मतलब कि आपको पंचायतों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पंचायत जो हमारे यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायत शुरू हुई है। केंद्र राज्यों के बीच जो संबंध है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है हमारे यहाँ पर, वो पढ़ना पड़ेगा। अभी हाल ही में कौन से संविधान संशोधन हुए हैं ये करंट अफेयर के तहत पूछ लेगा, लेकिन संविधान से जोड़ के पूछेगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये तो हुआ संविधान का पार्ट। इसके अलावा मूल विधि में जो आएगा भारतीय दंड विधान, आईपीसी, दंड संहिता, तो आपको मूल विधि पढ़ना पड़ेगा। मूल विधि की एक बुक ले लीजिएगा। देखिए, ज़िंदगी भर मेहनत नहीं करनी है, किताब ढूंढ के उसके सिलेबस को ढूंढ के पढ़ डालिए, क्वेश्चन जो आए हल कर लेंगे आप। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पढ़िएगा। जो धाराएँ हैं 1 से लेकर 544 तक, उन धाराओं के पीछे बहुत नहीं, 512 धाराएं हैं, उनके पीछे बहुत परेशान नहीं होना। धाराओं से एक आध क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आ जाता तो आ जाता, नहीं धाराओं से क्वेश्चन ही नहीं आता। बाकी और चीज़ें जैसे ये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, आयकर अधिनियम, दंड संहिता, महिलाओं, यहाँ पर दिया है ना, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों के संरक्षण संबंधी जो प्रावधान किए गए हैं, ये सब पढ़ना जरूरी होता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा सरकार ने जो भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानून बना रखे हैं, सामान्य ज्ञान सेक्टर से, या फिर मोटर वाहन अधिनियम जैसे भी नया वाला आया, मोटर वाहन अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण के तहत जो अधिनियम बनाए गए हों, वन्य जीवों के संरक्षण, जैसे टाइगर 1973 के तहत संरक्षित किया गया है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, सूचना का अधिकार जो 2005 से चला आ रहा है, साइबर अपराध, जनहित याचिका, पीआईएल के बारे में आप सुने होंगे। तो ये सब पढ़ना है। मूल विधि में केवल धारा रटना ही मूल विधि की तैयारी नहीं होती है, ये अधिनियम भी आपको सब बुक में मिल जाएंगे। बुक पे ना भी मिले तो आपको इस चैनल पर भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आप यूट्यूब पे सर्च करके इन सबको अलग अलग से पढ़ लीजिएगा। एक ही बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है। आसानी से अच्छा नंबर यहाँ से ला सकते हो आप। संविधान और मूल विधि के अलावा आपको सामान्य ज्ञान की भी जानकारी होना जरूरी है, यहाँ से भी क्वेश्चन मिलेंगे। सामान्य विज्ञान मतलब कि आपको विज्ञान को जनरल जानकारी होना चाहिए। फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे उष्मा हुआ, प्रकाश, खास करके प्रकाश, और उसमें भी एक मापन पद्धति है, वो मतलब फिजिक्स के वो टॉपिक, और फिजिक्स में जो खोज हुए हैं कि किसकी खोज किसने किया है, आप जनरली आप लूसेंट में भी देखोगे तो लास्ट में दिया रहता है फिजिक्स में, जहाँ फिजिक्स ख़त्म होने वाला होता है वो चीज़ें। और बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, रोग और उनसे संबंधित वायरस, जीवाणु, ये सब आपको पढ़ना है। और
शारीरिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है या फिर कौन सा पौधा किस कुल का है, ये सब पढ़ना है। एक बार पढ़ना है, रटना नहीं है। एक दो बार पढ़ लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन हो जाएंगे और केमिस्ट्री से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। खासकर फोकस किया जाता है जीव विज्ञान और फिजिक्स पे, तो सामान्य विज्ञान की हल्की जानकारी होना ज़रूरी है। और भारत का इतिहास में आपको खासकर प्राचीन इतिहास देखना पड़ेगा। उसके बाद प्राचीन इतिहास में भी आपको बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित चीज़ें और मौर्य वंश, गुप्त वंश, ये सब, कड़वंश था, सातवाहन थे, शुंग वंश था, ये सब मोटे मोटे जो बड़े वंश थे प्राचीन काल में, उनको देखना पड़ेगा। और उस समय की संस्कृत, कला संस्कृत, जैसे उस समय के और आज की भी कला संस्कृत, जैसे कि आप पढ़ते होंगे बिहू, ओणम, और इसके अलावा रंगोली, चौक पूर्णा, कथक, मोहिनी अट्टम, तो ये बहुत सारे नृत्य हैं, बहुत सारे नाटक प्रथाएं हैं, बहुत सारे त्यौहार हैं, ये सब लोक कला संस्कृत के अंतर्गत आते हैं। ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। किताबों के सामान्य ज्ञान की किताब में लास्ट में भी दिया रहता है और कहीं से भी मिले तो इसको पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद आपको राष्ट्रीय आंदोलन मतलब आधुनिक भारत का इतिहास तो ज़रूर पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता संग्राम अलग से दे रखा है, मतलब आधुनिक इतिहास पढ़ना पड़ेगा। विश्व का भूगोल अगर आप पढ़ेंगे तो आपको केवल महाद्वीप पर ध्यान देना है, महाद्वीपों को मोटा मोटा पढ़ लीजिएगा। और सौरमंडल से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, हो सकता है एक आध क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, नहीं तो नहीं आते हैं। खासकर आपको महाद्वीप देखना होगा। उसके अलावा गर्म और ठंडी जलधाराएं देखनी होगी, और किस महाद्वीप की क्या विशेषताएं हैं, महासागर कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ हैं, और कुछ देशों की राजधानियाँ, ये सब पूछा जाता है। उसके बाद आपको भारत का भूगोल थोड़ा विधिवत देखना पड़ेगा। भारत में नदियाँ, भारत में पठार, भारत में खनिज, भारत में चट्टानें, कहाँ कहाँ से कौन से खनिज निकाले जाते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन से पर्वत हैं, कहाँ पर किसकी खेती होती है, कौन सी मिट्टी कहाँ ज़्यादा पाई जाती है, कहाँ पर किससे ज़्यादा सिंचाई होती है, ये तमाम चीज़ें आपको भारत के भूगोल से पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जानकारी, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृत, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में जानकारी, अर्थव्यवस्था, भारतीय कृषि का वाणिज्य व्यापार, ये सब आपको पढ़ना होगा। जनसंख्या, पर्यावरण, पुलिस प्रशासन, ये सब आपको, मानवाधिकार सुरक्षा, ये सब आपको मिल जाएगा मूल विधि में। लेकिन इसके अलावा इसको आपको भूगोल से ही पढ़ना पड़ेगा। नदी, पठार, घाटी आदि के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पड़ोसी देश हमारे कौन से हैं, आंतरिक सुरक्षा का मामला थोड़ा सा, मानवाधिकार, ये तो इधर वाला मामला आपको मूल विधि में मिल जाएगा, पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके अलावा अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको दिशा परीक्षण, सिंपल सी बात है, रक्त संबंध, वर्णमाला पे आधारित प्रश्न, क्रम परीक्षण, वेन आरेख, चार्ट परीक्षण, गणितीय योग्यता परीक्षण होता ना, 2+3 -4 गुणे 5 ऐसे करके होता है, तो ये वाला क्वेश्चन जो आता है इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा कैलेंडर, समरूपता, विभिन्नता, खाली स्थान भरने के लिए आता है, कथन निर्धारण, कथन पूर्व अवधारणा, कथन निष्कर्ष, दर्पण, जल प्रतिबिंब, अंकगणितीय तर्क, शब्द और आकृत वर्गीकरण। इसके अलावा आपको पत्र श्रृंखला, शब्द वर्णमाला, समानता, कॉमन सेंस टेस्ट, संख्या कोडिंग, दिशा बोध परीक्षण, तार्किक परीक्षण, मतलब कि आपको रीजनिंग में जो सिलेबस है लगभग आपको पूरी रीजनिंग, आपको आर.के. झा वाली जो बुक है उसमें लगभग जितना सिलेबस है सबको आपको तैयार करना पड़ेगा। रीजनिंग में कुछ नहीं है, रीजनिंग तो सब सही कर जाते हैं और मैथ में पीछे रह जाते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी पे कमांड कर लो तो 40 क्वेश्चन में अगर 40 हिंदी सही कर दिए तो मान के चलो 100 नंबर एकदम फिक्स हो जाता है। तो हिंदी नंबर आपका उठाएगा अच्छे से, बाकी और चीज़ों पर भी आप मेहनत करिए। नंबर तभी उठेगा जब आप खुद से प्रैक्टिस सेट करेंगे और अपनी कमियां खुद से ढूंढेंगे कहाँ गड़बड़ी है, तभी अच्छा नंबर। फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि कुल आपको 200 अंक लाने ही पड़ेंगे, कम से कम 50% लाने ही पड़ेंगे, और एक सिलेबस पर, एक पार्ट पर कम से कम 35% अंक लाना पड़ेगा। दूसरी बात, कुल 400 नंबर का पेपर है, 160 क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन का 2.5 नंबर मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए पूरे कॉन्फिडेंस से सभी को सभी सिलेबस को ध्यान में रखकर, हाथ में घड़ी लगाकर, 2 घंटे का टाइम है तो 1 घंटा 40 मिनट का घड़ी में टाइम सेट करके आप 1 घंटे 40 मिनट में 160 क्वेश्चन, 1 घंटा 40 मिनट मतलब 100 मिनट में 160 क्वेश्चन करने की आदत डालें। अगर ये आदत पड़ गई तो आप एग्ज़ाम में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करके आएंगे और क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस किए रहेंगे तो बहुत अच्छा नंबर आएगा। और आगे भी हम यूपीपी का भी सिलेबस अलग से आपको समझा देंगे, एसएससी का कोई पेपर होगा तो उसका भी समझा देंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल आपका ही है, इसलिए इसका जितना हो सके आप अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।